देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अनलॉक 2.0 की जो स्टेजेस हैं वो लगातार लोग रियायतों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इसी परिस्थिति में सियासत की अगर बात करें तो प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के बीच में है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। लॉकडाउन की जो प्रक्रिया रही, अब अनलॉक 2.0 चल रहा है, लेकिन मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, सर किस तरह से देखें प्रदेश के हालातों को आप? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की और हम नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा रिकवरी रेशो बहुत सही है और हम किसी भी तरह का कर्फ्यू या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अब नहीं करेंगे। एक चीज को आपको थोड़ा सा गहराई से सोचने की जरूरत है। जब लॉकडाउन लगा था तब पूरी दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ था। अमेरिका में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, स्पेन में, आपके फ्रांस में, इसी तरह से इटली में, पूरे यूरोप में बहुत तेजी से पैर फैला रही थी। और हमारे देश में उस वक्त तक 500 केस थे। लॉकडाउन क्यों लगाया गया? उसका मकसद तो ये था लॉकडाउन का कि इस बीमारी पे काबू पाया जाए। हमें 80 दिन तक लॉकडाउन में रखा और हमारे यहाँ तो ऐसा लॉकडाउन था कि कोई व्यक्ति अगर गलती से अपने घर से बाहर निकलता था तो उसको पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे, उसको लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ता था। कोई अगर किसी मजबूरी की वजह से भी घर से निकला तो भी उसके साथ बदसलूकी भी हुई। पर चलो, सारी चीजें लोगों ने सहन करी। लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बीमारी को खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन खत्म करने की बजाय दुनिया ने इस पे काबू पाया और हम इस बीमारी को उस शिखर पे लेके जा रहे हैं जहाँ कोई इमेज भी नहीं कर सकता था इसकी। तो आप इस लॉकडाउन को सही कैसे मान सकते थे? और दोबारा अगर लॉकडाउन आएगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने इतने दिनों में क्या किया? सरकार ने ये कहा कि भाई कोई मरीज अगर मिलता है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। आज तक गवर्नमेंट के पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो लोग हॉस्पिटलों में ले जा कर के कोविड के वार्ड में भर्ती कर दिए जाते हैं, अगर आप वहाँ जा कर के उनकी यथास्थिति स्थिति जानो तब आप कहोगे कि भी इससे अच्छा तो ये अपने घर में रहता तो ज़्यादा बेहतर था, इसका वहाँ ज़्यादा इलाज हो सकता था। मतलब उनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं है उस आदमी में कि कॉन्फिडेंस सरकार की तरफ से पैदा किया जाए कि हम तेरे को ठीक कर देंगे। भी हमारी भी एक जिम्मेवारी है। बजाय जिम्मेवारी दिखाने के सरकार तो उसमें और ज़्यादा पैनिक पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है, डराती है उसको। जो हॉस्पिटल में बैठे लोग हैं वो भय पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो आप बता रहे हो, मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि इस कोविड की बीमारी में सरकार ने कोई अच्छे काम किए। इसकी आड़ में तो सरकार ने हमारे प्रदेश को लूट लिया। मुझे लगता है कि इस कोरोना से तो कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया, दुखी करने का काम किया। इसकी आड़ में कितने घोटाले हुए। धान घोटाला हुआ, धान घोटाले के बाद शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के बाद चावल घोटाला हुआ, चावल घोटाले के बाद अब एक रजिस्ट्री घोटाला हो गया। रजिस्ट्रियों में किस तरह से इन्होंने कितना पैसा खाने का काम किया है। उसमें तो ऑफिसर जो है वो खुद ये कहते हैं, अखबारों में खबरें छपी है, आपके मीडिया पे चली है, कि उन्होंने तो खुद ने ये बात स्वीकार करी अधिकारियों ने कि भाई हमें तो ऊपर पैसा देना है। ऊपर किसके खाते में जा रहा है भाई? किसको दे रहे हैं? ऊपर का मतलब सीधा है कि जो मंत्री है उस डिपार्टमेंट का, उसके पास पैसा जा रहा है या चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा है। और तो इसके अलावा तीसरा आदमी ऊपर है ही नहीं कि जिसके पास पैसा जाए। तो
तो मुख्यमंत्री के पास तो पैसा जाता तो मुख्यमंत्री उस पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि फिर तो मुख्यमंत्री उसको शुरू रखता, भी करने दो, जो चल रहा है ठीक है, पैसा आ रहा है। मुख्यमंत्री के पास पैसा गया नहीं, मुख्यमंत्री के पास बीजेपी के लोगों की या आम लोगों की शिकायतें गई, और जब उन्होंने उस बात का पता कराया तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, किसी जुडिशरी के अफसर को सिटिंग जज की जिम्मेवारी लगाए कि भाई इस मामले की अच्छी तरह से आप जांच करो, ताकि जो लोग लूट रहे हैं उनके असली चेहरे और सामने आ जाए। तो सब कल एक मिनट, ये जितने भी अब तक के घोटाले हुए हैं पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के मंत्रालयों में हुए हैं। यहाँ तक भी बड़े घोटाले किए गए कि पंचायत के लोगों से, जो जिन पंचायतों के पास पैसा था, मुख्यमंत्री ने उनसे भी अपने इस कोविड के नाम के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए के चेक ले लिए। मतलब उन पंचायतों की डेवलपमेंट तो नहीं करवाई, उन पंचायतों को ठीक तो नहीं किया, जिनके अपने सोर्सेज हैं, जिनके अपने पैसे हैं, उनको पैसे खर्च नहीं करने दिए, और उस पैसे को ये लोग खा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री मीडिया से इंटरेक्ट होने का सरलीकरण करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों में ये जो चीज धांधली आई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आपने मांग की है उससे कहीं ना कहीं बचते दिखाई दिए। क्या लगता है कि जितने तमाम घोटाले आपने गिनवाए हैं, जो सामने भी आए, धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, अब जिस तरह से रजिस्ट्रियों के घोटाले की आपने बात की है, क्या इनकी निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है? अगर हो रही है तो क्या उसका आउटकम उस तरह से निकल रहा है? कोई जांच नहीं हो रही। अगर जांच होती तो अब तक बहुत सारे चेहरे जो है सामने आ जाते हैं। आप देखो ना, शराब वाले में एससीटी का गठन कर दिया, बचाने का प्रयास है। धान घोटाला जो था उसकी कोई जांच नहीं कराई हमने, कितनी मांग करी। कोर्ट खुलेगी, हम इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि भाई सरकार से तो उम्मीद नहीं है, कम से कम आप लोगों के साथ न्याय करवाओ, इसकी जांच सीबीआई से करवा दो। उसके बाद चावल का जो घोटाला, वो सरकार ने खुद मान लिया कि 70,000 मैट्रिक टन जो है, सुनने में जो है कि इतना चावल कम है। अगर इतना चावल कम है तो कितना बड़ा घोटाला होगा, कितने पैसे उसमें खाए गए होंगे। अगर 100 रुपये अभी मैट्रिक टन के हिसाब से लोगे तो 70,000 का कितना बढ़ गया, आप उसको उसमें काउंट करके देखो ना भी किस तरह से लूट मचा रखी है। ये सब कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं कर सकते। ये सारे का सारा मामला जो है, जब तक सरकार में बैठे, ताकत में बैठे लोग इन चीज़ों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। सर, प्रदेश के भी आप लगातार दौरे कर रहे हैं। पीईटी टीचर्स की अगर बात करें, वो भी लगातार धरने पर हैं। जेबीटी की एक का मुद्दा जो है वो भी सामने आया है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को? जितने भी अब तक के काम इस लॉकडाउन में सरकार ने किए हैं, एक काम मुझे सरकार ये बता दे कि हमने अच्छा किया। एक भी काम अच्छा नहीं कि इस लॉकडाउन की आड़ में हर वर्ग के लोगों को दुखी और परेशान किया। जो पीटीआई टीचर्स निकाले गए, जिस तरह से जेबीटी के टीचर्स का एक एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको जेबीटी टीचर लगाए जाते हैं, उसमें 90,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हरियाणा में। आज के अखबार की खबर है कि उनके एग्ज़ाम जो दिए थे, उनके रिजल्ट आउट करने की बजाय उनको कहते हैं नए सिरे से एग्ज़ाम कराएंगे। मतलब आप कितनी दफ़ा लोगों को एग्ज़ाम के नाम पे परेशान करोगे, एग्ज़ाम के नाम पे उनसे पैसा इकट्ठा करोगे। कोई बस में चढ़ करके जा रहा है, कोई कार में चढ़ करके जा रहा है, कितना रुपया उसका ख़राब हो रहा है, खर्च हो रहा है। और एक लड़का बारी बारी कैसे एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगा रहेगा, बैठा रहेगा। कोई आपको अगर कोई कहे कि आज आपका इंटरव्यू है, आप एक दिन तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जा सकते हो। आपको 10 दिन बाद फिर कह दे कि आ जाओ, फिर दोबारा इंटरव्यू है, फिर 10 दिन बाद कह दे इंटरव्यू है। मुझे लगता है आप भी उस इंटरव्यू पे बुलाने वाले को कहोगे भाई तू दफा हो, किसी और को लगा ले, मेरा पीछा छोड़ के। इस सरकार ने न केवल युवाओं को परेशान किया है, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, सबको आज कोई ना कोई दिक्कत में ला करके खड़ा कर दिया। किसान की हालत आज ऐसी कर दी। अभी जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं, उन तीनों अध्यादेश को अगर इस देश में लागू कर दिया तो फिर किसान जो है वो लेबर बन करके रह जाएगी। किसान की फसल के भाव बड़े बड़े लोग तय करेंगे। किसकी फसल लेनी है, नहीं लेनी है, ये फैसला भी वो करेंगे। किसको कितने दिन में पैसा देना है, नहीं देना है, वो फैसला भी वो करेंगे। आप ये मान करके चलो
कि किसान की मौत जो है इन तीनों अध्यादेश के साथ मतलब एक डेथ वारंट किसान का सरकार ने जारी किया है। सरकार ये कह रही है कि ये अध्यादेश जो है वो किसान हितैषी रहेंगे, इससे सरलीकरण होगा कहीं ना कहीं कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था रहती है। कौन कह रहे हैं ये बात सरकार में? वो लोग कह रहे हैं सरकार में बैठे जो कभी खेत में गए नहीं, जिनको किसान की क्या हालत है, आज किन परिस्थितियों से किसान गुजर रहा है उसका पता ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे फैसले हुए जिनका हमने बहुत डट करके विरोध किया था, और उस वक्त वो लोग कहते थे कि किसान की फसल की हम तो आय दुगनी करना चाहते हैं, हम बिचौलिया ख़त्म करना चाहते हैं। अब बिचौलिया भी ख़त्म करने की बात करते थे, किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। उन्होंने किसान को ख़त्म करने की योजना बना ली, उसके डेथ वारंट निकाल दी। जो कोई आपको ये बात कहता है उन लोगों को कहो कि वो फिर खुले मंच पे आए और खुले मंच पे आकर के हमारी बातों का जवाब दे दें। अगर वो हमें सेटिस्फाइड करा देंगे, आपको सेटिस्फाइड करा देंगे, हम आपकी और उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। तो सब एक बड़ा रण होने जा रहा है बड़ौदा का उपचुनावी। तारीखों तो नहीं आई, लेकिन तमाम पार्टियां जो हैं वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं बड़ौदा के चुनावों की तैयारियों में हैं और खुली चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री भी चुनौती देते नजर आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं कि आप उतरिए मैं लड़ूंगा, आप उतरिए मैं लड़ूंगा। आप किस तरह से देखते हैं बड़ौदा के? ये सब जो इस तरह की बातें की जा रही है, ये मान के चलो कि वो विचलित हैं, परेशान हैं। उनके लिए मुझे लगता है बड़ौदा दिक्कत है। बड़ौदा का चुनाव जो है एक बार तारीख तय हो जाए। ये जो चैलेंजबाजी करके एक दूसरे को जो कहा जा रहा है, भी फलाने को लड़ाओगे तो हम फलाने को लड़ा देंगे, फलाने को लड़ाओगे फलाने को लड़ाएंगे, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इनकी हालत विचारों की पतली हो रही है, इनके असलियत जो है लोगों के सामने आ गई। आप मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बड़ौदा का जब उपचुनाव होगा, जब मंत्री इनके और मुख्यमंत्री सभा करने जाएगा, लोगों के बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इनको मुझे लगता है कि सभाएं करने में भी दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने 60 महीने में लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत लोगों को परेशान और तंग किया है। ये जो पीटीआई के टीचर्स हैं, मुझे लगता है कि रोज़ पुलिस जो है इन्हीं को पकड़ने में लगी रहेगी, क्योंकि यही लोग जो है, ये 1800 नहीं तो आपने देखा नहीं जिंद में कितना बड़ा हजूम था इनका। और अगर जब ये आकर के वहाँ डेरा लगा लेंगे, जब ये आकर के सरकार की पोल खोलेंगे, सरकार के जो लोग आएंगे उनसे सवाल जवाब करेंगे, आम आदमी जब उनसे पूछेगा कहाँ गई मेरी 24 घंटे की बिजली, कहाँ गई मेरी 5100 रुपये की बढ़ने वाली पेंशन, जब लोग पूछेंगे कर्जा जो किसान का माफ़ करने की बात कर रहे थे, अब तो डेथ वारंट निकाल दिया किसान का, फिर ये क्या करेंगे? जहाँ इनकी हालत ऐसी होगी, वहीं कांग्रेस की जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी बयान देते हैं इस किस्म से, उनसे ये तो पूछो एक बारी जा कर के कि हुड्डा साहब कौन सी कांग्रेस की बात करते हो आप? उनसे कोई आप जैसा साथी पूछ लेता है कि जी कांग्रेस तो कई गुटों में बटी हुई है, कहते नहीं हम सारे इकट्ठे। ये सारे अगर एक किसी प्लेटफार्म पे इनको इकट्ठा खड़ा कर दो तो 302 बने किसी एक के ऊपर। ये तो आपस में इस तरह से भद्दे बोलते हैं, गाली गलौच हो जाते हैं, एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। कुलदीप का कल परसों ही एक ट्वीट रहा है, उसमें उसने स्वयं ये कहा है कि भाई मैं हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब थोपे गए हैं सब लोग। जिस पार्टी में इस किस्म के हालात होंगे, यही हालत जेजेपी की है। राम कुमार गौतम क्या कह रहे हैं, बबली क्या कह रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे एमएलए हैं जो दबी जुबान में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो जिन पार्टियों में इस तरह की चीज़ें आएंगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ये लोग क्यों बाहर हुए? इन्होंने इंडिसिप्लिन किया, इन्होंने बेहूदगी करी, इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ने की बजाय उसको रोकने का काम किया। इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके करोड़ों रुपए उनसे लेकर के ये बिके, और इन्होंने उन लोगों के साथ धोखा किया जिन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई आईएनएलडी की सरकार बनेगी तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसान को ये उम्मीद थी कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो वायदा किया उसको निभाने का काम करेगी। इन सबको इस बात का पता था कि मैंने जो बात लोगों के बीच में खड़े होकर के कही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद हम कर्जा माफ़ करें, इनको पता था कर्जा माफ़ होगा। ये नहीं चाहते थे किसान का कर्जा माफ़। हमने उस वक्त बड़ा खुल करके कहा था भी हम बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक बच्चे को 15,000 रुपये देंगे, इनको पता था ये देंगे। इन्होंने कैसे रोके
बीजेपी वालों ने उसके लिए एक बड़ी गेम खेली और बड़ी गेम आपके सामने है। जो आज जिस तरह से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है, बीजेपी वाले चुप है, इसीलिए चुप बैठे हैं कि इन्होंने इनके ऊपर एक एहसान कर रखा है, इनकी सरकार बनवा रखी है, ये एहसान उतार रहे हैं बेचारे। आखिरी सवाल आपसे, बड़ौदा में गठबंधन की सरकार को जवाब मिल जाएगा? और दूसरा सवाल ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों को लेकर अध्यादेश हो, चाहे किसानों की बात हो, इसको लेकर आईएनएलडी की आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या सड़कों पर एक बार फिर से अभय चौटाला जो है वो उतरते नजर आए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कभी इन चीज़ों से परहेज नहीं किया। हमने हमेशा जब कभी भी किसी कमज़ोर वर्ग के साथ सरकार ने नाइंसाफ़ी करी, सरकार ने उसके ऊपर कोई चीज़ थोपने की कोशिश करी, हमने उसका बहुत डट कर के विरोध किया। और केवल हमने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमने सरकार को मजबूर किया। इस इशू के ऊपर भी हम लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोग जो फैसला करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जिनका ये कहना है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो जनता एकजुट है, और ऐसे में बड़ौदा का उपचुनाव जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार हो, तमाम को जवाब दे दिया जाएगा जनता के द्वारा। और ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, किसानों के या अलग मुद्दे हैं, उनको लेकर जो है लगातार जनता के बीच में जाने का काम किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।